सभी को नमस्कार। बायोलॉजी की इस पोर्शन में अपने बात कर रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जिसमें अपनों ने पढ़ लिया था पिनियल ग्रंथि लास्ट टाइम, ठीक है। जिसमें अपनों ने बात की कि जैविक घड़ी क्या होती है, मस्तिष्क रेती किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, पिनियल ग्रंथि। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में, जिसमें अपनों ने थोड़ा सा बेस पढ़ लिया था कि आपके पास जो पीयूष ग्रंथि है उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो ये पीयूष ग्रंथि है, यहाँ पे इसकी कंडीशन ये है कि हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है और किसके द्वारा, इनफंडिबुलम, और लास्ट में ये ऐड हो जाता है किससे, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। खाली भाग क्या कहलाता है, सेला ट्रेसिका, और जो आपके पास हड्डी है सामने वो कहलाती है स्फेनोइड हड्डी, ठीक है। और ये स्थित कहाँ होती है, अगर मस्तिष्क में, ठीक है। अब बात करते हैं इससे जुड़ी डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो यहाँ पे ये तो बात होगी इसके स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं कि पीयूष ग्रंथि और एक हाइपोथैलेमस पढ़ लिया था कि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण ये दो हार्मोन से करता है, प्रेरक और संमक, यानी प्रमोटर और इनहिबिटर। अब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि। देखो पीयूष ग्रंथि आपने देखा होगा, इसका जो साइज है, सबसे पहले तो पूछ लेते हैं कि इसका भार कितना होता है। तो कितना होता है, 0.5 ग्राम, ठीक है। और ध्यान रखना इसकी शेप होती है मटर के दाने जैसी। मटर के दाने की जैसी। और ये तो अपनों ने क्वेश्चन लिख लिया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब उसके बाद बात करें कि पीयूष ग्रंथि को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया है। जैसे मान लो ये आपके पास पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, इनफंडिबुलम। तो ये आपके पास पीयूष ग्रंथि है और इसका ये भाग कहलाता है अग्रभाग। कैसा भाग, अग्रभाग। और ये भाग कहलाता है पश्चभाग। अग्रभाग और पश्चभाग। अग्रभाग को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइनेसिस, ठीक है, ये बोलते हैं अग्रभाग को। और पश्चभाग को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, न्यूरो हाइपोफाइनेसिस। फाइनेसिस या फाइसिस भी बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो बुकें होती हैं, जैसे मार्केट में एक तो एनसीईआरटी की बुक लो और एक जो मार्केट में, तो थोड़ा सा क्या आपको इन शब्दों में भी हेरफेर मिल जाती है, थोड़े अक्षरों में, बाकी नाम सेम ही है, ठीक है। तो अपने को चलना है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो अग्रभाग को एडिनो हाइपोफाइनेसिस और पश्चभाग को क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइनेसिस, ठीक है। ये हो गए दो भाग। और बीच में ये आपको देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, मध्य भाग। ये है पीयूष ग्रंथि का मध्य भाग और इसको बोलते हैं पार्ट्स इंटरमीडिया। अब यहाँ पे अपनों ने ये भाग क्यों किए, क्योंकि आपके पास जो हार्मोन रिलीज होते हैं किसके द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, तो वहाँ पे अग्रभाग और पश्चभाग काम करता है। अग्रभाग में जो आपके पास हार्मोन है वो अलग है और पश्चभाग में जो हार्मोन है वो अलग है। तो इनको अपने लिख लेते हैं। तो एक ट्रिक ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना आप कि अग्रभाग में जो आपके पास हार्मोन है वो कौन से हैं, तो ध्यान रखना गलत, FM पे OA, ठीक है, गलत FM पे OA, बस ये याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपके पास अग्रभाग में जो आपके पास हार्मोन है वो ये है, ये शॉर्ट में लिखा है ताकि अपने को इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे कि G का मतलब क्या है, L का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अग्रभाग में आने वाले आपके पास कितने हैं, ये हो गए 4, 2, 6 और 7, और पश्चभाग में आने वाले 2 ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में अपने पढ़ लेते हैं डिटेल में कि अग्रभाग में जो आपके पास हार्मोन है क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले जी लिखा है तो अपनों ने जी की बात कर लेते हैं। तो जी का मतलब है यहाँ पे GH,
ठीक है। जीएच का मतलब क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, ये इसको क्या बोलते हैं, एसटीएच। ठीक है, एसटीएच का मतलब होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, और ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। तो जो अपने शरीर की लंबाई है यानी जो शारीरिक वृद्धि है वो किस पे निर्भर करती है, पीयूष ग्रंथि पे। और पीयूष ग्रंथि में भी कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो ध्यान रखना, शारीरिक वृद्धि करता है। अब उसके बाद बात करें बाल्यावस्था। देखो ध्यान रखो, अगर बाल्यावस्था में इस हार्मोन की क्या हो जाए, कमी, तो क्या हो जाता है, जो शारीरिक वृद्धि हो जाती है वो कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाता है, बौनापन। क्या हो जाता है, बौनापन। और इसी बौनापन को बोलते हैं ड्राफिनिज्म। ठीक है, अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये बौनापन है तो क्या हो जाएगा, बिमकाई, बिमकाई या दैत्यकारी, बिमकाई। ठीक है, इसको बोलते हैं जाइगेटिज्म। अब हो गए, जैसे अधिकता, जैसे आपने ग्रेट खिली देखा होगा, तो वो यही है कि बाल्यावस्था में जो हार्मोन की अधिकता होगी यानी बिमकाई दैत्यकारी। ठीक है, तो कमी हो जाए तो क्या, बोनापन। एक चीज ध्यान रखो, ये तो होगी बाल्यावस्था। वैसे में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जो डीएसएसबी के जो एग्जाम होते हैं दिल्ली, और वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा कि वयस्क अवस्था में जो हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो इससे होने वाला जो रोग है वो कौन सा है। तो ध्यान रखना, बाल्यावस्था में क्या हो जाती है, इस हार्मोन की क्या हो जाती है, अधिकता, तो क्या हो जाती है, एक विशेष भाग की वृद्धि हो जाती है। विशेष भाग की क्या हो जाती है, वृद्धि। और इसी को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, एक्रोसिगेली। तो एक्रोसिगेली किसे कहते हैं, ध्यान रखना, वयस्क अवस्था में हार्मोन की अधिकता हो जाए तो विशेष भाग की क्या हो जाती है, वृद्धि, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्रोसिगेली। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, एसटीएच हार्मोन की। अब बात करते हैं उसके बाद क्या था, गलत, GLAT, यानी अगला है एल। एल, एल से याद रखो LH। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना ये क्या करता है, महिलाओं में अंडोत्सर्ग कराता है, अंडोत्सर्ग करवाता है, यानी क्या कराता है, ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब ये है कि अंडे को क्या करता है, ये ओवरी से बाहर निकालता है। कौन करता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद ध्यान रखना अपने को ए, तो ऐसे आ जाएगा ACTH। ठीक है, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब बात करते हैं ये क्या करता है, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एडिन, यानी एड्रेनल ग्रंथि के जो हार्मोन है उसको, उस पर क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। बस ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन पे क्या करता है, ये नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब ये है कि एड्रेनल जो ग्रंथि उससे निकलने वाले जो हार्मोन है कि कब इसको रिलीज करना है, कब रोकना है। ठीक है, ये काम कौन करता है, ACTH। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, ये तो हो गया आपके पास एल, फिर क्या आएगा आपके पास टी। टी का मतलब है TSH। तो ये हो जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, थायराइड। तो क्या करेगा, सेम वही कि थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन है उन पे क्या करेगा, नियंत्रण। थायराइड ग्रंथि के हार्मोन पर नियंत्रण। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि आपके पास हार्मोन कौन कौन से हैं। उसके बाद क्या आएगा, एफ। तो बात करते हैं अगला एफ, और एफ से बनेगा FSH। इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्या करता है, तो इसके ऊपर हम बात करें अपने, तो ये करता है युग्मक जनन। ठीक है, तो ये क्या करवाता है, युग्मक जनन करवाता है। तो महिलाओं में क्या होता है, तो महिलाओं में तो होता है ओवम। ठीक है, और पुरुषों में क्या होता है, स्पर्म। ठीक है, हिंदी में क्या ध्यान रखोगे, इसको बोलते हैं अंड जनन और इसको बोलते हैं शुक्र जनन। ठीक है, युग्मक जनन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैमेटोनिज्म। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद बात करेंगे अपने MSH। MSH यानी मेलानोसाइट, और SH का तो पता ही चल गया होगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मेलानोसाइट, पढ़ा भी था अपनों ने। ठीक है, यानी कलर का निर्धारण। तो यहाँ पे वही है कि आपके पास अगर मान लो ये क्या करता है, मेलेनोमॉर्फस को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मेलेनिन वर्णक में। मेलेनिन वर्णक में, बस यही ध्यान रखना है। यानी त्वचा का निर्धारण से संबंधित जो हार्मोन है वो कौन सा, MSH। अपनों ने पढ़ा था कि मेलेनिन वर्णक को मेलेनोमॉर्फस में कन्वर्ट कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेलेनोसाइट हार्मोन। ठीक है, कहाँ पढ़ा था अपनों ने, पीनियल ग्रंथि में। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपके पास गहरा कलर है उसको किस में कर देता है, हल्के कलर में। लेकिन इसमें उल्टा है कि मेलेनोमॉर्फस को कन्वर्ट कर देता है मेलेनिन वर्णक में, कौन, MSH। ठीक है, वहाँ पे भी अपनों ने बात किया था। तो ये तो कलर होता है हल्का, और ये कलर होता है गहरा या काला। ठीक है, तो बस इसमें ये याद रखना, पीनियल ग्रंथि में और यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है आपके पास M हो गया, M के बाद आएगा P का मतलब होता है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, तो ध्यान रखना है, ये जो आपके दुग्ध ग्रंथियों में क्या करता है, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, कौन, प्रोलैक्टिन। तो ये ध्यान रखना है, ये दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को क्या करता है, प्रेरित। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दुग्ध हार्मोन। तो कौन है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन में अपने बात करें, तो ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे गाय भैंसों में दूध देना अगर कम कर देती हैं तो कौन से टीके लगाए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन। एक प्रोलैक्टिन के टीके लगाए जाते हैं और एक ऑक्सीटोसिन। तो इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, दुग्ध हार्मोन बोलते हैं, दुग्ध हार्मोन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा होते ही अमेरिका और यूरोप में, इसके टीके जो लगाए जाते हैं अमेरिका और यूरोप। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गाय जो भैंसे उनकी जो नस्ल है वो यहाँ के इंडिया के मुकाबले क्या होती है, अलग होती है। तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीटोसिन है, एक इसको बोलते हैं
प्रसव पीड़ा हार्मोन। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रसव पीड़ा हार्मोन क्यों कहते हैं, तो ध्यान रखना जो लेबर पेन कराता है डिलीवरी के टाइम वो कौन सा हार्मोन कराता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, और इसका एक और नाम है कि इसको क्या बोलते हैं, लव हार्मोन। लव हार्मोन, लव हार्मोन कौन सा, लव हार्मोन वो नहीं जो आप समझे, लव का मतलब यहाँ पे ये है कि माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, तो वो कौन सा हार्मोन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये भी उसी टाइम होता है लेबर पेन के टाइम। तो यानी बच्चा जन्म के बाद जो माता और शिशु के बीच में जो प्रेम उत्पन्न होता है वो कौन सा हार्मोन करवाता है आपके पास, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, एक तो ये हो गया। और देखो प्रसव पीड़ा हार्मोन, इसी का विपरीत एक नाम दे देते हैं इसको कि जन्म सहायक हार्मोन भी कौन सा है, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 नाम आ गए, दुग्ध हार्मोन, प्रसव पीड़ा हार्मोन, लव हार्मोन, जन्म सहायक हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक नाम हो रहा है जिसको बोलते हैं पिटोसिन, पिटोसिन हार्मोन। बस इससे ज़्यादा चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन में जो भी इसके उपनाम है वो अपनों ने लिख दिए, क्यों बोलते हैं वो भी अपनों ने बात कर ली। ठीक है, अब लास्ट अपना रह जाता कौन सा, ADH, ADH। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डाई यूरेटिक यूरेटिक हार्मोन, और इसी का एक नाम हो रहा है, इसको बोलते हैं वेसोप्रिन। ठीक है, देखो यहाँ पे यूरेटिक, यूरिन यानी इसको हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलोगे आप, मूत्र विरोधी हार्मोन। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मूत्र विरोधी हार्मोन, यानी ये क्या करता है, मूत्र निष्कासन की जो दर है उसको क्या कर देता, कम। तो ध्यान रखना मूत्र निष्कासन की जो दर है वो क्या कर देता है, कम। ठीक है, कौन करता है ये, ADH हार्मोन। तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो ADH हार्मोन की अधिकता पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान के जानवरों में। तो ध्यान रखना ADH हार्मोन की अधिकता। आप कहोगे क्यों, क्योंकि वो बिना पानी पिए कई दिन रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जल का जो संतुलन है वो भी कौन रखता है, ADH हार्मोन। ADH हार्मोन की अधिकता सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी आपको, रेगिस्तान के जानवरों में। तो इससे जुड़ा एक फैक्ट है कि जो कंगारू चूहा है, कंगारू चूहा, वो अपने जीवन काल में कभी भी पानी नहीं पीता। तो देख लो बिना पानी पिए रह सकता है वो, तो किस हार्मोन की बदौलत है, ADH हार्मोन की अधिकता के कारण। ठीक है, तो ये बात होगी। और एक चीज ध्यान रखना, अगर अपने लंबे टाइम तक अल्कोहल, कॉफी या चाय, अगर इनका लंबे टाइम तक अगर सेवन करें तो ध्यान रखना इस हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी। ठीक है, तो कमी हो जाएगा तो अपने बोलते हैं ना और डायबिटीज के रोग वो इससे ही है। तो ध्यान रखना डायबिटीज और इसको पूरा बोलते हैं इंसिपिडिस रोग हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना लंबे टाइम तक अल्कोहल, कॉफी या चाय पीने से इस हार्मोन की क्या होती है, कमी होने के कारण जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडिस रोग। ठीक है, और ध्यान रखना इस रोग से क्या होता है कि जो मूत्र निष्कासन की जो दर है वो बढ़ जाती है, मूत्र निष्कासन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीयूरेनिया, पॉलीयूरेमिया। ठीक है, तो ध्यान रखना मूत्र निष्कासन की दर बढ़ जाती है किसके कारण, अल्कोहल, कॉफी, चाय अधिक मात्रा में पीने से, इसकी कमी से रोग होता है, और इस रोग के कारण क्या होता है, मूत्र निष्कासन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है, और इसको क्या बोलते हैं, पॉलीयूरेनिया। इसके लिए एक
इसको हिंदी में बोलते हैं बहुमूत्रलता, बहुमूत्रलता। तो डॉक्टर एक सिर्फ सजेस्ट करता है जिसको बोलते हैं ओरिस्ट्रोल, ठीक है। तो वो इसके लिए दी जाती है कि मूत्र निष्कासन की दर को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसके बारे में, एडीएच हार्मोन के बारे में, बस यही ध्यान रखना था इसमें। तो ये तो थे हार्मोन पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड, सारे हार्मोन अपनों ने कर लिए। बस ये ध्यान रखना है कि पीयूष ग्रंथि में आपके पास दो भाग डिवाइड है, अग्रभाग और पश्चभाग। अग्रभाग में ध्यान रखना है गलत एफएम पे, ठीक है। और आपके पास जो पश्च भाग में दो हार्मोन कौन सा, ओ ए, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, और ए अपनों ने पढ़ लिया एडीएच हार्मोन, ठीक है। तो ये पीयूष ग्रंथि कंप्लीट है। उसके बाद अपने पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट अपने बात करते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, ये इसको क्या बोलते हैं, आउटो, हिंदी में बोलते हैं आउटो, ठीक है। सबसे तो पहले बात करें ये स्थित कहाँ होता है। तो ये अपनों ने डायग्राम जो पढ़ा था जहाँ पे अपनों ने अलग अलग ग्रंथियां से निकलने वाले जो हार्मोन है उसके हिसाब से अपनों ने डायग्राम बनाया था। तो वहाँ पे हमने थायराइड ग्रंथि कहाँ पे बनाई थी, गले में। तो ध्यान रखना ये कहाँ स्थित होती है, गले में, गले में स्थित होती है, ठीक है। उसके बाद इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा होता है, तो ध्यान रखना ये अंग्रेजी वर्णमाला के एच आकार के बराबर होता है, ठीक है। या एच है या क्या बोल दो इसको, बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप, ठीक है, तितली के आकार का। तो ये तो बात होगी इसकी स्थिति, यानी गले में रहता है। और इसका जो शेप है वो कैसा है, अंग्रेजी वर्णमाला के एच आकार या बटरफ्लाई शेप में रहता है, ठीक है। और इसके भार की बात करें तो ये कितना होता है, 25 से 30 ग्राम, ठीक है। तो ये है इसका वेट। और अपने को पता है ये क्या है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये तो कुछ फैक्ट याद ध्यान रखना। और अपने को ग्रंथियों से जुड़ी क्या ध्यान रखने, हार्मोन, इनका हार्मोन जो रिलीज होता है वो कौन कौन से है वो ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं इससे निकलने वाले हार्मोन। तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो अपने बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। तो ध्यान रखना इसका निर्माण या इसके संश्लेषण हो तो किसकी आवश्यकता होती है, ध्यान रखना किसकी, आयोडीन की, आयोडीन की आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखने की, जो आपके पास थायरोक्सिन हार्मोन है ये दो रासायनिक पदार्थों से बना होता है। कौन कौन से, तो ध्यान रखना दो रासायनिक पदार्थ, एक तो आ जाता है T3 और एक होता है T4। T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। यहाँ पे ध्यान रखना ट्राई, टी का मतलब तीन है यानी ट्राई, ट्राई आयोडो थायरोनिन। और यहाँ पे चार है तो इसको बोलेंगे टेट्रा, बाकी नाम सेम है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन, ठीक है। तो ये तो बात होगी यहाँ पे आपके पास T3 और T4 के बारे में। अब इसमें कुछ नहीं बनता है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो ध्यान रखना पावरफुल कौन है, T3 लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन का निशान है, T3 पावरफुल होता है किसके मुकाबले, T4 के मुकाबले, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नियम बनता है, अगर आपसे पूछ ले 100 ml रुधिर में कितने ग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखना कितने होते हैं, 0.3 ग्राम।
ठीक है। तो ये एक पैट क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान रखना है। 100 ml रुधिर में कितने ग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है? 0.3 ग्राम। ठीक है, इसलिए अपने कहते हैं कि डेली प्रतिदिन थायरोक्सिन के संश्लेषण या निर्माण हेतु 120 माइक्रोग्राम आयोडीन का क्या करना चाहिए? सेवन। तो अब देख लो यहाँ पे 120 ही लिखा हुआ है, वो भी माइक्रोग्राम आयोडीन का सेवन करना चाहिए। अब जैसे कोई सब्जी में नमक भी होता है, उसके ऊपर भी नमक गिरते, तो एक चीज ध्यान रखो, सब्जी में अगर आप बना रहे हो उस टाइम अगर नमक गिर लिया तो ठीक है, उसके ऊपर अगर नमक गिर रहा तो वो आपके लिए हानिकारक है। क्योंकि अपने इस यंग एज में तो अपने को अभी तो पता नहीं चलता, फिर जब अपने धीरे धीरे एज अपनी ज़्यादा होती जाएगी तब अपने को इस चीज़ का आभास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रतिदिन थायरोक्सिन के संश्लेषण हेतु 120 माइक्रोग्राम आयोडीन का क्या होना चाहिए? सेवन। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप सब्जी बना रहे हो तो उसमें जितना नमक गिर लो, क्योंकि वो घुल जाता है उसमें। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप बाद में गिर रहे हो ऊपर से तो वो फायदा नहीं है। अब अपना रह जाता है कि थायरोक्सिन हार्मोन से जुड़े जो कार्य क्या क्या है। तो कार्य अच्छे खासे इसके कार्य हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। तो इसमें अपनों ने पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि अपनों ने पढ़ ली। तो इसमें एक तो रह जाते हैं कार्य और एक रह जाती है कि इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, इसकी अधिकता से कौन से रोग होते हैं। तो अपने दोनों ध्यान रखें, बाल्यावस्था और वयस्क में। ठीक है, तो एक तो होता है BMR, वही भी अपने पढ़ेंगे BMR क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है BMR 1/वेट। ठीक है, यानी इसके प्रोपोर्शनल, यानी BMR ज़्यादा है तो वेट क्या होगा? कम। कैसे होगा ये अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। मैटर ये इस हिसाब से है कि आपका 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो सिलेबस है वो इसमें कवर हो जाए। ठीक है, 9th-10th के हिसाब से करेंगे तो ये चैप्टर कब का ही खत्म हो जाए। तो जैसे सेल अपनों ने पढ़ा था, अच्छा खासा पढ़ा था, उसमें अपने पास जितनी भी डिटेल थी वो अपनों ने उसमें पढ़ ली। ठीक है, तो शेयर भी करें, कोई भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।